हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग विलयन के अणुसंख्यक गुण के बारे में जानेंगे। विलयन के अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं? ये विलयन के ऐसे गुण होते हैं जो उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी किसी विलयन का वह गुण जो उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुण कहलाता है। जैसे वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, पराशरण दाब, ये सब विलयन के अणुसंख्यक गुण हैं। अब एक प्रश्न आता है कि आखिर विलेय के अणुओं की संख्या पर ही क्यों निर्भर करते हैं? क्योंकि विलयन के अंदर जो भी गुण आता है वो विलेय के कारण ही आता है। जैसे अगर आप शरबत बनाते हैं तो शरबत का जो मीठापन है वो पानी के चलते नहीं, चीनी यानी विलेय के चलते आता है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी विलयन के जो गुण होते हैं वो विलेय के अणुओं के कारण होते हैं। इसीलिए विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण को अणुसंख्यक गुण कहते हैं। अब इन्हीं गुणों को हमको डिटेल करना है। अगला टॉपिक हमारा आता है कि वाष्प दाब क्या है। देखिए, नाम से है कि वाष्प दाब का मतलब है वाष्प का दाब, लेकिन इसको डिटेल में समझने के लिए हम एक चित्र के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि हमने एक यहाँ पर द्रव लिया है और वह द्रव यहाँ पर मैंने जल माना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ वाष्प दाब कैसे लगेगा ज़रा समझिएगा। ये वाष्पशील द्रव है यानी वाष्पित हो सकता है, तो इसके जितने भी अणु हैं उन सभी की ऊर्जा एक समान नहीं होगी। जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है वे सतह की ओर जाने लगते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा ज़्यादा है वे अणु सतह की ओर आए हैं और कुछ ही देर में ये द्रव की सतह को छोड़कर वाष्पित होकर के ऊपर उड़ जाते हैं। जितने भी अणु हैं ये द्रव की सतह को छोड़कर ये वाष्पित हो जाएंगे, यानी वाष्प अवस्था में बदल जाएंगे। द्रव की सतह से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना, इस क्रिया को कहते हैं वाष्पन, यानी द्रव का वाष्प में बदल जाना, इस क्रिया का नाम होता है वाष्पन। ठीक है, लेकिन अगर आपने पात्र को बंद किया हुआ है तो ये अणु जो अभी वाष्प अवस्था में थे ये पात्र की दीवार से टकराकर पुनः वापस लौटते हैं और द्रव की सतह पर एक दाब लगाते हैं। जितने भी अणु वाष्पित हुए थे जो बाहर नहीं निकल पाए थे वो पुनः पात्र की दीवार से टकराकर ऐसे द्रव की सतह पर दाब लगाते हैं और कुछ ही देर में वो पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्प का द्रव में बदलना, इस क्रिया को हम द्रवण कहते हैं। यानी यहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। एक क्रिया आपकी वाष्पन है तो दूसरी क्रिया आपकी क्या है? द्रवण है। यह एक उत्क्रमणीय क्रिया है, तो उत्क्रमणीय क्रिया में साम्यावस्था लगेगी और साम्यावस्था पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर ये जो दाब लगाया जा रहा है, ये जो दाब लगाया जा रहा है यही दाब वाष्प दाब कहलाता है। यानी वाष्प दाब वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब है। अब जैसे इस चित्र में अगर देखा जाए तो मान लेते हैं ये एक अणु जो यहाँ पर है वो लगाता है 50 मिलीमीटर का दाब। ये देखिए, ये अणु जो था ये वाष्पित हुआ, वापस आया और उसने द्रव की सतह पर दाब लगाया 50 मिलीमीटर का। तो अब आप देखिए कुल कितने अणु इस समय वाष्पित हुए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 अणु वाष्पित हुए थे। अगर एक अणु द्रव की सतह पर 50 मिलीमीटर का दाब लगाएगा तो 8 अणु मिलकर कुल कितना दाब लगाएंगे? 400 मिलीमीटर का, और यही इस द्रव का वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को बताया भी गया है कि यहाँ पर किसी वाष्पशील द्रव के समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है। जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है वे द्रव की सतह को छोड़कर वाष्पन क्रिया द्वारा वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील द्रव को बंद पात्र में रखने पर द्रव की सतह से वाष्पित अणु पात्र की दीवार से टकराकर द्रव की सतह पर दाब लगाते हैं और द्रवण क्रिया द्वारा पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे वाष्पन तथा द्रवण क्रिया के मध्य क्या स्थापित हो जाती है? साम्यावस्था। और साम्यावस्था पर वाष्पित अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया गया है यही हमारा वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जब ये टॉपिक क्लियर हो जाता है तो हमारा अगला टॉपिक आता है वाष्प दाब में अवनमन, जो कि हमारा अणुसंख्यक गुण है। अब ये वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। तो कमी कैसे आ गई? तो चलिए इसको भी हम चित्र से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके सामने यहाँ पर हम दो चित्र बनाए गए हैं। पहले चित्र में मैंने यहाँ पर लिया है शुद्ध वाष्पशील विलायक, मतलब ऐसा विलायक जिसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं मिलाया गया है, और यहाँ हमने वह पदार्थ लिया है जल। ठीक है, जल की इंग्लिश वाटर होती है, इसलिए पहले चित्र में आपको केवल वाटर के यानी W के अणु ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
अब आप ये बताइए कि यहाँ पर सभी के सभी अणु जब जल के हैं तो सतह पर भी किसके अणु पहुँचेंगे? जल के पहुँचेंगे। ये वाष्पित होंगे और अगर वो बाहर नहीं निकल पाएंगे तो वापस लौटकर ये द्रव की सतह पर दाब लगाना शुरू कर देंगे, जिसे हम वाष्प दाब कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसकी पूरी सतह पर जल के ही अणु हैं तो यहाँ पर वाष्प दाब ज़्यादा होगा। शुद्ध अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा लगाए गए दाब को हम पी नॉट से प्रदर्शित करते हैं, यानी जब ये शुद्ध वाष्पशील विलायक है तब इसका वाष्प दाब क्या है? पी नॉट है। अब हमने क्या किया है, इसी वाष्पशील विलायक में कुछ अवाष्पशील विलेय मिला दिया, जैसे हमने चीनी मिला दिया। अब अगर मैं पानी में चीनी मिलाऊंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पानी के अणु जो हैं वो लाल कलर से हैं और जो चीनी के अणु हैं वो मैंने नीले कलर से शो किए हैं, जो कि यहाँ पर ऐसे शो हो रहे हैं। ठीक है। अब होगा क्या कि जब सतह पर अणु जाएंगे तो सतह पर चीनी के भी अणु जाएंगे और पानी के भी अणु जाएंगे, दोनों के अणु पहुँच गए। लेकिन जब वाष्पित होने की बारी होगी तो वाष्पित होते समय केवल जल के अणु ही वाष्पित होंगे, क्योंकि जल वाष्पशील होता है। अब ये वाष्पित होंगे, पुनः द्रव की सतह पर वापस आके अगर दाब लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए चीनी का कोई भी अणु वाष्पित नहीं होगा, क्योंकि चीनी अवाष्पशील होती है। तो यहाँ पर कुल कितने अणु वाष्पित हो रहे हैं? चित्र के हिसाब से 5 अणु। और अगर मान लेते हैं कि एक अणु 50 मिलीमीटर का दाब लगाता है तो यहाँ पर वाष्प दाब कितना लगा है आपका? कुल यहाँ लगा है 250 मिलीमीटर का। जबकि इससे पहले वाले चित्र में देखिए तो यहाँ पर एक साथ 8 अणु लगे थे, 8 अणु वाष्पित हो रहे थे, तो यहाँ पर वाष्प दाब लग जाएगा कितना? 400 मिलीमीटर का। तो आप खुद देखिए, शुरू में वाष्प दाब ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही आपने उसमें अवाष्पशील विलेय मिला के यहाँ विलयन बना दिया तो आपका वाष्प दाब कम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर वाष्प दाब कम किसका हुआ है? तो यहाँ पर वाष्प दाब कम हुआ है किसका? विलयन का। और विलयन में किसका कम हुआ है? तो विलयन में कम हुआ है विलायक का, क्योंकि दोनों ही चित्रों में वाष्प दाब केवल विलायक ही लगा रहा है। तो अगर आपसे पूछेगा कि वाष्प दाब में अवनमन तो हुआ, किसके वाष्प दाब में अवनमन हुआ? तो हम बोलेंगे विलायक के वाष्प दाब में अवनमन हुआ। क्यों? क्योंकि पहले चित्र में जहाँ पर वह पूरे के पूरे अणुओं पर पूरे की पूरी सतह पर उसके ही अणु वाष्प दाब लगा रहे थे, यहाँ पर पूरी सतह पे उसके अणु नहीं पहुँच पाए, कम अणु वाष्पित हुए, तो वाष्प दाब भी कम हो गया। अब यहाँ मान लेते हैं कि जो विलयन का यहाँ वाष्प दाब है, ये जो विलयन हमने बनाया है, इसका वाष्प दाब अगर हम मान लें यहाँ पर PS, तो आप बताइए कितने की कमी हुई? पहले उसका वाष्प दाब कितना था? 400, अभी कितना है? 250। तो कितने की कमी हुई? तो 400 में से 250 घटाएंगे, यानी आप P नॉट में से किसको घटा देंगे? PS को। और जब आप P नॉट में से PS को घटा देते हैं, यही कहलाता है हमारा वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को समझाया भी गया है कि स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील विलायक में जब हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो प्राप्त जो विलयन हुआ है उस विलयन में विलायक का वाष्प दाब घट गया। इस चित्र में देखिए यहाँ पर जो विलायक है वो पूरी सतह पर नहीं पहुँच पाया है, इसलिए उसका वाष्प दाब क्या हो गया है? कम हो गया है। अब विलायक के वाष्प दाब में जो कमी आई है उसको हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। फिर वही चीज़ माना गया है कि शुद्ध वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब हमने क्या माना था? पी नॉट, जो मैंने बताया था। और विलयन का जो वाष्प दाब है वो PS है। तो देखिए वाष्प दाब में अवनमन कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा P नॉट माइनस PS। ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है? देखिए अभी आपने वाष्प दाब में अवनमन निकाला है और वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? P नॉट माइनस PS, जहाँ P नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और PS विलयन का वाष्प दाब है। इसी को हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अगर आप वाष्प दाब में अवनमन को पुनः भाग कर दीजिए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, तो यही कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब कोई परिभाषा पूछे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा क्या है, तो आप बोलेंगे कि वाष्प दाब में जो अवनमन हुआ है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, इसका अनुपात ही वाष्प दाब में क्या कहलाता है? आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। फिर वही चीज़ें मानी गई हैं कि माना स्थिर ताप पर किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब P नॉट है और इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाकर बनाए गए विलयन का वाष्प दाब अगर PS हो, तो वाष्प दाब में अवनमन हमने ऊपर पढ़ा था, क्या आया था? P नॉट माइनस PS। अब इसी P नॉट माइनस PS को अगर आप पुनः शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग कर देंगे तो ये हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नियम, राउल्ट का नियम।
ये राउल्ट का नियम क्या है इसको समझेंगे। राउल्ट का नियम बहुत आसान है। राउल्ट ने ये कहा है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि जो हमने विलयन बनाया था उस विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, जो विलेय थे इसके मोलों की संख्या मैंने स्मॉल एन मानी है और विलायक के मोलों की संख्या हमने मानी है कैपिटल एन। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर विलेय के मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है, और विलयन में कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके लिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब स्मॉल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही हो गया विलेय का मोल प्रभाज। तो राउल्ट का ये कहना है कि जब आप किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हो तो वाष्प दाब में अवनमन होता है, जो हमने चित्र में समझा है। राउल्ट का ये कहना है कि ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अभी आपने निकाला था, ये हमेशा विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। यही है राउल्ट का नियम। क्या है कि विलायक के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन हुआ है वो हमेशा विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इसको स्टेटमेंट के तौर पे पहले यही बताया है कि स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में अवनमन होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर विलायक के वाष्प दाब में जो भी आपेक्षिक अवनमन हुआ है वह विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर वही चीज़ माना है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, और अगर हम इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाकर बनाए गए विलयन का वाष्प दाब PS कर दें और विलेय और विलायक के मोलों की संख्या क्रमशः स्मॉल एन तथा कैपिटल एन हो तो ये देखिए यहाँ पर विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, और फिर ये सूत्र आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का अणुभार से क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं। अभी हम लोगों ने जब राउल्ट का नियम पढ़ा था तो देखिए यहाँ पर यही सूत्र हम लोगों ने लिखा था, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एम। हमने उसी सूत्र को देखिए यहाँ पर रिपीट कर दिया। ठीक है, सेम सूत्र रिपीट हो गया। यहाँ स्मॉल एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। अब मान लेते हैं कि हमने एक विलयन बनाया है जो कि तनु विलयन बन गया है। तनु विलयन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि हमने 500 या 1000 लीटर पानी में, जल में हमने क्या किया, आधा चम्मच चीनी घोल दिया। तो अब आप बताओ विलयन बहुत पतला बना है, और इतना पतला बना है कि वहाँ पर पानी के अणुओं की संख्या यानी विलायक के अणुओं की संख्या जो कैपिटल एन है, इसकी तुलना में स्मॉल एन को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। और अगर हम ऐसा कर दें तो आप ये बताइए n प्लस एन का मान कितना होगा। चूँकि हमने स्मॉल एन को नगण्य मान लिया है तो अब मेरे पास क्या बचेगा, कैपिटल एन, यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर हम सीधे क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही किया है, पहले यहाँ पर सूत्र लिखा, उसके बाद उसने तनु विलयनों के लिए अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर तनु विलयन है तो तनु विलयनों के लिए विलेय के मोलों की संख्या जो है विलायक के मोलों की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए स्मॉल एन को हमने कैपिटल एन की तुलना में नगण्य मान लिया। अब आप बताइए इस सूत्र में अगर हम स्मॉल एन को यहाँ पे नगण्य मान लेते हैं कैपिटल एन की तुलना में, तो हमारे सूत्र में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा स्मॉल एन और नीचे बचेगा कैपिटल एन। तो देखिए अगली बार हमने ये चीज़ लिख दिया है, और यहाँ बताया भी है कि स्मॉल एन और कैपिटल एन को जोड़ने पर हमने ये माना कि केवल कैपिटल एन वहाँ पे है, स्मॉल एन नगण्य है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ मानेंगे कि विलेय और विलायक के भार स्मॉल w और कैपिटल W ग्राम है, और इनके अणुभार जो है स्मॉल m और कैपिटल M है। तो आप बताइए अगर आपको भार दिया हो और अणुभार दिया हो तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, और विलायक के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार। अब आपने यहाँ स्मॉल एन और कैपिटल एन दोनों का मान निकाल लिया है। यही मान ले जा करके आप जब इस समीकरण में रखेंगे तो देखिए हमारा सूत्र कुछ ऐसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये सूत्र आ जाता है जिस पे हमको बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने हैं। इस सूत्र में ये याद रखना है कि स्मॉल w से लिखी गई चीज़ है विलेय का भार, कैपिटल W से लिखा हुआ चीज़ विलायक का भार है, स्मॉल m से लिखा हुआ चीज़ विलेय का अणुभार है, और कैपिटल W से लिखा हुआ चीज़ विलायक का अणुभार है। ठीक है, अब इसके बाद आइए इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल पहला प्रश्न जैसे दिया है कि एक अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर घोलने पर वाष्प दाब 17.535 से घटकर 17.235 मिलीमीटर हो गया, विलेय का अणुभार बताइए। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ये क्लियर करूँगा कि आपको यहाँ पर दो वाष्प दाब दिया है, एक वाष्प दाब कह रहा ज़्यादा है, दूसरा वाष्प दाब क्या है, कम है। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, इससे पहले ऊपर वाले चित्र में समझाया भी था
कि विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है और जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब कम होता है। तो ये जो पहला दाब दिया है 17.535, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा P0। तो P0 बराबर कितना दिया है? 17.535। और ये जो दूसरा दाब दिया है 17.235, ये विलयन का हो जाएगा। तो PS बराबर यहाँ हो जाएगा 17.235 मिलीमीटर। ठीक है, ये मिलीमीटर में दिया है, ये मात्रक है। ठीक है, अब इसके सिवा एक आवासशील विद्युत अनपघट्ट के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है, यानी यहाँ पर विलेय कौन है? विद्युत अनपघट्ट है, उसका 10 ग्राम दिया, यानी विलेय का कितना दिया? स्मॉल w बराबर कितना दिया है? 10 ग्राम। और विलायक कौन दिया है? विलायक जल है, जल का कितना ग्राम दिया है? 100 ग्राम। और हमसे कह रहा है विलेय का अणुभार निकालिए। चलिए भाई, विलेय का अणुभार यानी स्मॉल m आपको निकालना है। तो स्मॉल m निकालने के लिए आप पहले कैपिटल M पता कर लो। कैपिटल M मतलब विलायक का अणुभार। विलायक है कौन? जल। सबको मालूम है जल का अणुभार कितना होता है? 18। अब अगर आपको इतनी चीज़ें दिया है तो आपको सीधे वही सूत्र लगाना है जो सूत्र अभी हम लोग पढ़े थे। कौन सा? वो था सूत्र P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M, और यहाँ पर कैपिटल W इंटू स्मॉल m। अब आप बताइए, यहाँ पर आपको सारी की सारी वैल्यू पता है, जैसे P0 पता है, PS पता है, स्मॉल w पता है, कैपिटल W पता है, कैपिटल M पता है, तो यहाँ से स्मॉल m का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर लिख करके भी उसी चीज़ को बताया गया है। और देखिए, जब आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो जो चीज़ें मैंने बताई थी सारे सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पर देखो दिए हुए हैं, आप यहाँ देख लीजिएगा। और उसके बाद जब सॉल्व करेंगे इस सूत्र से, तो देखिए यहाँ से स्मॉल m का मान निकल जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। वहाँ अगला प्रश्न ये दिया है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब। अब देखिए, यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है, क्योंकि जल बोला, जल मतलब तो शुद्ध ही होगा। तो शुद्ध जल यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपको P0 दिया है। कितना दिया है? 17.54 मिलीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है एक अनायनिक पदार्थ के 20 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो यानी अनायनिक पदार्थ को घोल रहे हैं आप, तो यानी वो विलेय है। विलेय का भार 20 ग्राम दिया है, यानी स्मॉल w का मान आपको दिया है कितना? 20 ग्राम। और विलायक में घोल रहे हैं, विलायक जल है, जल का भार कितना दिया? 100 ग्राम। ठीक है, कह रहा है घोलने पर वाष्प दाब 0.30 मिलीमीटर कम हो गया। तो ये बताइए, अगर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये है, तो विलयन का वाष्प दाब निकालने के लिए क्या करेंगे? यानी PS निकालने के लिए क्या करेंगे? 17.54 में से कितना कम हुआ है? 0.30, ये घटा दीजिए। तो जब ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 17.24 क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा उस विलेय पदार्थ का अणुभार निकालिए, यानी अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है यहाँ पर स्मॉल m। क्या निकालना है? स्मॉल m। तो मैंने बताया स्मॉल m निकालने के लिए आपको कैपिटल M भी पता होना चाहिए। कैपिटल M मतलब विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार, विलायक जल है, तो जल का अणुभार हम कितना मानेंगे? जो होता है जल का मानना क्या है, आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, 18 आ जाएगा। अब जब आपको इतनी चीज़ें पता है तो फिर वही सूत्र लगाएंगे जो सूत्र अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले लगाया था कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम देखेंगे और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारा यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। वहाँ पर दिया है तीसरा क्वेश्चन कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम एसीटोन में कार्बनिक पदार्थ जिसका अणुभार 125 है के 1.25 ग्राम घोले गए हैं, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब 230 मिलीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिया है। सबसे पहले कह रहा है 100 ग्राम एसीटोन में कार्बनिक पदार्थ को घोला गया है, यानी एसीटोन में घोला गया है, तो एसीटोन आपका हो गया विलायक, और विलायक का अणुभार दिया है कितना? 100 ग्राम। तो कैपिटल W यानी विलायक का भार दिया है कितना ग्राम? 100 ग्राम। अब कार्बनिक पदार्थ का भार दिया है 1.25, चलिए इसको लिख लेते हैं 1.25। उसका अणुभार भी दिया है, यानी आपका जो विलेय है उसका अणुभार स्मॉल m दिया है, कितना दिया है? 125। चलिए ठीक है। अब कह रहा है विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। विलयन का वाष्प दाब यानी क्या ज्ञात करना है? PS, ये हमको ज्ञात करना है। और 25 डिग्री पर शुद्ध एसीटोन यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया है, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को P0 से लिखते हैं, ये हमारा दिया है 230 मिलीमीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, जब ये सूत्र लगाएंगे आप, तो इस सूत्र में देखिए सूत्र हमारा क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m।
अब यहाँ पर अगर आपको पी एस का मान निकालना है तो पी एस का मान निकालने के लिए बाकी सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। पी नॉट वो हमको पता है, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू का मान वो भी पता है, कैपिटल डब्ल्यू का मान वो भी पता है। यहाँ पे देखिए स्मॉल एम का मान वो भी पता है, कैपिटल एम का मान नहीं पता है। कैपिटल एम यानी विलायक का अणुभार। विलायक कौन है? एसीटोन। एसीटोन का सूत्र आपको मालूम है क्या होता है? CH3COCH3। आप इसका अणुभार निकालेंगे कैसे? कार्बन का होता है 12, 3 हाइड्रोजन है तो यानी 3 इसका हो जाएगा, फिर कार्बन है तो 12, फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 16, फिर कार्बन आएगा तो 12 और फिर 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 3। आप इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ने पर जो भी मान मिलेगा जो कि 58 आता है, ये हो जाएगा आपके कैपिटल एम का मान। तो आपको सारे मान पता हो गए हैं। अब आप वही सूत्र लगा करके, इस सूत्र को लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए वहाँ पर वही चीज़ें दिया है। सबसे पहले विलायक का भार, या जैसे दिया था हमने उसको बताया विलायक का भार, विलेय का भार, विलेय का देखिए अणुभार दिया है, शुद्ध विलायक का दिया है, और देखिए विलायक का मैंने यहाँ अणुभार भी निकाल लिया है जो कि 58 आया था। फिर आपको विलयन का वाष्प दाब निकालना है, ये सूत्र लगाइएगा। विलयन का वाष्प दाब जिसको हम किससे लिखते हैं? पी एस से। तो यहाँ पे देखिए पी लिखा है, आप इसको पी एस कर लेंगे। विलयन का वाष्प दाब यानी पी एस यही निकालना है। केवल पी लिखा जो कि मिसप्रिंट है, आप इसको करेक्शन कर लेंगे, फिर ये सूत्र लगाएंगे और देखिए सूत्र लगा करके हम पी एस का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। वो हमारा दिया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का वाष्प दाब यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब फिर दिया है, तो पी नॉट आपको दे दिया है, पी नॉट आपको दे दिया है। कितना दे दिया है? वो दिया है 23.62 मिलीमीटर, ठीक है, ये दे दिया है। और कह रहा 50 ग्राम जल में, यानी जल यानी विलायक का भार दिया 50 ग्राम, ठीक है। इसमें घुले हुए 1.5 ग्राम यूरिया का, यानी यूरिया विलेय है, यूरिया का भार दिया है 1.5 ग्राम, और कह रहा है विलयन का वाष्प दाब निकालिए। अब आप बताइए विलयन का वाष्प दाब अगर पी एस निकालना है तो ये निकालने के लिए आपको दो चीज़ें और पता होनी चाहिए, एक तो स्मॉल एम और एक तो कैपिटल एम, ठीक है। तो कैपिटल एम कौन है? कैपिटल एम मतलब विलायक का अणुभार। विलायक जल है तो जल का अणुभार कितना होता है? 18। और स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार। विलेय कौन है यहाँ पे? विलेय हमारा यूरिया है। सबको मालूम है यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2, यही तो होता है। अब आप यहाँ पर NH2CONH2 का अणुभार निकालेंगे तो यहाँ पर स्मॉल एम का मान आता है कितना? 60। अब आपको इतनी चीज़ें पता है, वही सूत्र लगाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए लिखने का तरीका भी यहाँ पर आपको दिया गया है। कैसे? यहाँ देखिए शुद्ध जल का वाष्प दाब आपको पहले बताया गया, फिर विलेय का भार, विलायक का भार, हमने अणुभार निकाला विलेय का 60 आया, जल का भी अणुभार हमने निकाल लिया 18 आया, और फिर विलयन का वाष्प दाब जो कि आपको पी नहीं बल्कि यहाँ पे लिखना होगा किससे? पी एस से। और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, लास्ट में हमारा यहाँ पी एस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे मिसप्रिंट में यहाँ पी लिखा है आप वहाँ पी एस का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ये दिया है, एक आवासशील विद्युत नवघट के 18 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है और 20 डिग्री पर ही शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है। अब यह प्रश्न आपको लगाना है, और लगाने के बाद अगर आपका आंसर 17.215 मिलीमीटर आता है तो आपका प्रोसेस सही है, यानी आप वाष्प दाब में अवनमन पे आधारित क्वेश्चन लगाना जान गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब ये द्रव द्रव विलयन क्या है? अगर हम विलयन बनाते समय विलेय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में लेते हैं तो वो द्रव द्रव विलयन है। जैसे अगर हम एल्कोहल को जल में घोलें, एल्कोहल कम मात्रा में लें, जल ज़्यादा मात्रा में लें, तो एल्कोहल हमारा विलेय हो जाएगा और जल विलायक है, लेकिन है तो दोनों ही द्रव। तो द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का क्या नियम है, आइए इसको समझते हैं इस चित्र के जरिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक शुद्ध वाष्पशील द्रव ए लिया है, यहाँ पर एक शुद्ध वाष्पशील द्रव बी लिया है, और बाद भी दोनों को मिला करके हमने दो द्रवों को मिला करके विलयन बना दिया है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें शुद्ध द्रव ए की, तो शुद्ध द्रव ए में देखिए इसकी पूरी सतह पर एक ही अणु होंगे, ये वाष्पित होंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे, तो ये पुनः लौटकर द्रव की सतह पर दाब लगाएंगे जिसको वाष्प दाब कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी वाष्प दाब है वो शुद्ध ए का है। शुद्ध ए के वाष्प दाब को हम यहाँ पी नॉट ए से दर्शाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर वाष्पशील द्रव बी की बात करें तो उसकी सतह से जो अणु वाष्पित होंगे, जब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, पुनः पात्र की दीवार से टकरा कर आएंगे और द्रव की सतह पर वाष्प दाब लगाएंगे।
यहाँ शुद्ध अवस्था में चूंकि ये है तो इसके वाष्प दाब को हम P0B मानेंगे। लेकिन अगर हम बात करें द्रव द्रव विलयन की तो इस चित्र में आपको देखिए, आपको A और B दोनों के ही अणु दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही वाष्पित होंगे, क्योंकि जब वो अकेले अकेले वाष्पित हो सकते तो साथ में रहने पर भी वाष्पित होंगे। अब यहाँ A वाला अणु भी वाष्पित होगा तो ये भी दाब लगाएगा, और यहाँ B वाला अणु वाष्पित होगा, ये भी दाब लगाएगा। यानी यहाँ A के द्वारा भी वाष्प दाब उत्पन्न किया जाएगा और B के द्वारा भी। तो आखिर राउल्ट ने क्या कहा इनके बारे में? राउल्ट ने कहा है कि जब आप दो द्रवों को मिला करके विलयन बनाते हैं तो कोई भी अवयव, चाहे वो A हो या B हो, वो कितना वाष्प दाब लगाएगा वो अनुक्रमानुपाती होता है उसके मोल प्रभाज के। यानी A का मोल प्रभाज जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा वाष्प दाब लगाएगा। इसी प्रकार अगर हम B की बात करें तो B भी कितना दाब लगाएगा ये अनुक्रमानुपाती होता है उसके मोल प्रभाज के। ठीक है, तो यही द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम है कि किसी भी द्रव द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव के द्वारा जो वाष्प दाब लगाया जाएगा वो उसके मोल प्रभाज के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट भी उसी चीज़ को लिखा गया है कि स्थिर ताप पर यदि दो या अधिक वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में प्रत्येक द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। फिर वही चीज़ माना गया है कि मान लेते दो द्रव A और B की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0A P0B हैं और इनका मोल प्रभाज चाय A और क्या माना गया, चाय B माना गया है। तो आप देखिए यहाँ पर PA यानी A कितना वाष्प दाब लगाएगा ये अनुक्रमानुपाती उसके मोल प्रभाज के। अगर ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आप यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पर आपको उसकी शुद्ध अवस्था वाला वाष्प दाब ये स्थिरांक के तौर पर लाना होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे PB का तो यहाँ पर देखिए PB के साथ भी वही चीज़ है, PB अनुक्रमानुपाती चाय B है और PB बराबर P0B चाय B है। यहाँ PA क्या है, विलयन में A का वाष्प दाब, PB क्या है, ये विलयन में B का वाष्प दाब है। अगर हमसे पूछेगा विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा तो हम PA और PB को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन इस सूत्र से एक चीज़ तो क्लियर है कि द्रव द्रव के विलयन में अगर हमको वाष्प दाब निकालना हुआ तो बिना अवयव का मोल प्रभाज निकाले हम क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस पर प्रश्न कैसे पूछता है। मान लेते हैं इस पर एक प्रश्न दिया है, दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब, यानी दोनों द्रवों के वाष्प दाब अलग अलग दिए हैं, यानी ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिए हैं। तो देखिए P0A का मान कितना दिया है, वो दिया है आपको 80 मिलीमीटर। ठीक है, हमने लिख दिया। और B का वाष्प दाब यानी P0B शुद्ध अवस्था में B का भी वाष्प दाब दिया है, कितना दिया है, 60 मिलीमीटर। अब कह रहा है A के 3 मोल और B के 2 मोल को घोल दिया जाए तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो सबसे पहले आप दोनों के मोल प्रभाज निकाल लें। अब बताइए A के कितने मोल हैं, 3, B के कितने मोल हैं, 2, तो विलयन में कुल कितने मोल हो जाएंगे। विलयन में कुल मोलों की संख्या हो जाएगी 3 × 2 बराबर कितना हो गया, 5। अब आप पहले क्या करिए, अवयव A का मोल प्रभाज निकालिए चाय A से। तो चाय A बराबर क्या होता है, यानी A का मोल प्रभाज बराबर A के मोलों की संख्या बटा विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो ये हमारा आ जाएगा 0.6। अब जब आपको A का मोल प्रभाज पता हो गया तो B का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, 1 में से घटा दीजिए, 1 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.4। देखिए दोनों अवयव का मोल प्रभाज पता हो गया। और फिर आप सूत्र लगा दीजिए, कौन सा सूत्र था, A का वाष्प दाब बराबर क्या सूत्र था, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, P0A चाय A। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर P0A का मान कितना दिया था, 80। तो आप यहाँ लिखेंगे 80 गुणे चाय A का मान कितना दिया था, 0.6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 48 मिलीमीटर। यानी A ने कितना वाष्प दाब लगाया है, 48 मिलीमीटर। इसी तरीके से अगर हम B का वाष्प दाब निकालते हैं तो देखिए B का वाष्प दाब निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, PB बराबर क्या हो जाएगा, P0B और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाय B। इस सूत्र से आप इसका वाष्प दाब निकालेंगे, इसका वाष्प दाब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर P0B का कितना दिया है, 60 गुणे चाय B का मान कितना आया है, 0.4 आया है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 24 मिलीमीटर। अब जब दोनों के दाब पता हो गए हैं तो विलयन में कुल दाब निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, यानी आप 48 और 24 को जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर लिखने का वही तरीका आपको बताया गया है कि सबसे पहले उसने शुद्ध वाष्पशील द्रव A का वाष्प दाब लिखा, फिर
फिर दोनों के मोल को जोड़ करके हमने विलियन में कुल मोल पता कर लिए, और जब कुल मोल पता हो गया तो देखिए ए का मोल प्रभाज निकल गया 0.6। जब एक का मोल प्रभाज पता हो गया तो हमने दूसरे का भी मोल प्रभाज पता कर लिया है। अब यहाँ पर जब दोनों के मोल प्रभाज पता हैं तो इस सूत्र का प्रयोग करके हमने पहले वाले का वाष्प दाब निकाला विलियन में, द्रव बी का वाष्प दाब निकाला, और कुल वाष्प दाब विलियन का निकालने के लिए बाद में देखिए इन दोनों को हमने जोड़ दिया, और इस प्रकार हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है आदर्श विलयन क्या है। तो देखिए आदर्श विलयन किसको कहा जाता है, ऐसे सभी विलयन जो किसी भी संगठन पे, यानी उनको किसी भी अनुपात में आप मिलाएं और वो हर समय राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। हालांकि रियल में तो कोई आदर्श विलयन नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे विलयन बने हैं जो लगभग राउल्ट के नियम का हर कंडीशन में फॉलो करते हैं। ऐसे विलयन कौन कौन होता है, जैसे बेंजीन टॉल्यूइन का मिश्रण है, हेक्सेन का मिश्रण है, हेक्सेन हेप्टेन का मिश्रण है, ये सब आदर्श विलयन की कैटेगरी में रखे जाते हैं क्योंकि ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन किन किन शर्तों का पालन कर सकते हैं, दो चीज़ों का। पहला, डेल्टा एच मिश्रण बराबर 0, यानी अगर मैं विलयन बनाते समय दो द्रवों को मिला रहा हूँ और मिलाने के बाद ना उनमें से ऊष्मा उत्सर्जित हुई है ना अवशोषित हुई है, तो हम बोलेंगे वो आदर्श विलयन है। और दूसरा, उनके आयतन में परिवर्तन का मान भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए एक द्रव मैंने लिया था 50 ml यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक द्रव लिया 50 ml, दूसरा द्रव भी मैंने कितना लिया 50, और दोनों को मैं मिला दूं तो जो टोटल विलयन बनना चाहिए वो 100 ml बनना चाहिए, यानी आयतन में कोई अंतर ना आए, तो ये आदर्श विलयन है। लेकिन मैक्सिमम विलयन जो हम बनाते हैं वो अनादर्श होते हैं, यानी वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक भी वही है कि वे विलयन जो सभी संगठनों पर राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करेंगे अनादर्श विलयन कहलाएंगे। जैसे अल्कोहल जल का मिश्रण है, डाईएथिल अल्कोहल ईथर और एसीटोन का मिश्रण है। इनमें क्या कंडीशन है, इनमें वो कंडीशन आपको उल्टा करना। वहाँ देखिए हमने 0 दिखाया था, यहाँ 0 नहीं है, यानी जब आप दो द्रवों को मिला के विलयन बनाएंगे तो या तो वहाँ ऊष्मा उत्सर्जित हुई है या तो यहाँ पे ऊष्मा अवशोषित होगी, और दूसरा वहाँ आयतन में परिवर्तन का मान 0 नहीं होगा, यानी आयतन में परिवर्तन होगा। यानी अगर आप एक द्रव का 50 ml लिए थे, दूसरे द्रव का भी 50 ml लिए थे, तो दोनों को मिलाने पर 50-50-100 ना आकर के 90 ml आएगा, 85 ml आएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए है कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक द्रव लिया, समझिएगा हमने एक द्रव लिया है, अब इसके अणु बड़े आकार के हैं, ये देखिए इसके अणु बड़े आकार के हैं, और ये 50 ml मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 50 ml है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक दूसरा द्रव लिया है, ठीक। अब दूसरे द्रव का भी हमने 50 ml ही लिया है, लेकिन इसके अणु क्या है, छोटे छोटे हैं, ठीक। अब जब इसको मैं ले जाके इसमें मिलाऊंगा तो आप बताओ ये जो छोटे अणु हैं ये क्या होंगे, ये आ करके इन्हीं बड़े अणुओं के बीच जो खाली जगह उसमें बैठ जाएंगे, जिससे आयतन नेट 100 ml ना आकर के उससे क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, और जब कम होगा तो ये अनादर्श विलयन की श्रेणी में चला जाएगा। तो आदर्श विलयन कौन है, जो किसी भी परिस्थिति में सभी संगठनों पर राउल्ट के नियम का पालन करें, और अनादर्श विलयन क्या है, जो सभी संगठनों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। ये हमारे हैं। अब अगले वीडियो में हम विलयन के बचे हुए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए भी शुभकामनाएं।